हेलो बच्चों, मैं आपके बीच में आपका एक चैप्टर जो कल मैंने शुरू किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी का एक अगला खंड है। मतलब उसी चैप्टर से संबंधित है। कल हम लोग बताया था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और दूसरी चीज फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कल की क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। और आपको ये बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति का इंपॉर्टेंस क्या था, ये क्रांति क्यों हुई। इस क्रांति को हम यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति मानते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो यूरोप के जो राज्य थे, जो राष्ट्र थे, जो बिखरे हुए थे, अनेक टुकड़ों में बटे हुए थे, उनके एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम घटित हुआ वह जर्मनी और इटली में हुआ। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इटली के एकीकरण का पूरा वीडियो मैं पहले ही आपको भेज चुका हूं, इत्मीनान से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, इन विषयों पर मैं सामग्री भी आपको भेजता रहूंगा और आप लोग इसको एंजॉय करिए, इन क्लासेस को। न वायरस से डरने की जरूरत है, न लापरवाही की जरूरत है। हाँ, पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो भी हो सके अपने लेवल पर कर सके, और सारे हमारे साथी कर रहे हैं, वो करते भी रहेंगे आपके लिए। तो हम शुरू करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वह है जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण का पूरा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं। देखिए, जर्मनी और इटली, इन दोनों राज्यों का उल्लेख आप वर्ल्ड वार के संदर्भ में देखेंगे। जब वर्ल्ड वार का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए कि एक समय ऐसा था कि बिखरे हुए थे। अगर हम जर्मनी की बात करें, जिसके एकीकरण की बात हम करने जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से एक बिखरा हुआ राष्ट्र था। इसके करीब 300 टुकड़े थे, छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ था। अच्छा, दूसरी तरफ जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद धीरे धीरे नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर अधिकार कर लिया। जब नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद नेपोलियन पूरे यूरोप के मानचित्र को बदलने का प्रयास करने लगा। खैर, यूरोप के देश संगठित हुए, इन लोगों ने मिलकर प्रयास किया, नेपोलियन का पतन हुआ, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप पर उसे भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं अचानक नेपोलियन की बात क्यों करने लगा? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में यहाँ पे एक प्रश्न है और ये संबंधित है इससे। जब नेपोलियन का पतन हो गया तो 1815 में वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई यूरोप के देशों की, और इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो ऑस्ट्रिया ने निभाई है। ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया ने इस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, पूरे जर्मनी को 38 राज्यों में डिवाइड करके वहां पर एक तरीके से ढीले ढाले शासन की स्थापना कर ली और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया पूरे जर्मनी पर। जर्मनी जो 300 भागों में बटा था, इसको 38 यूनिट बना के 38 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। तो जर्मनी में जो राष्ट्रवादी थे, वे लोग जो यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित हो चुके थे और जो चाहते थे कि जर्मनी भी एक सशक्त राष्ट्र बने, उनको वियना कांग्रेस की जर्मनी के साथ जो व्यवस्था की गई वो पसंद नहीं आई। अच्छा, इन राष्ट्रवादियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मिलेगा आपको, मेटरनिख का। मेटरनिख ने जर्मनी के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट इन लोगों ने किया। खैर, यह एक बुद्धिजीवी था, संगठन बना के दार्शनिक विवेचना के द्वारा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता रहा। हालांकि बहुत सारा परिवर्तन नहीं कर पाया, लेकिन एक तरीके से एक मेंटल रिवॉल्यूशन जो होता है जर्मनी के अंदर, उसका प्लेटफॉर्म इसने तैयार कर दिया।
मेटरनिक ने एक तरीके से जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। अब अगला जो व्यक्तित्व आएगा एकीकरण में जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो व्यक्ति है बिस्मार्क। इसको आयरन मैन ऑफ जर्मनी भी कहते हैं। आपको एक फैक्ट मैं और बता दूं, हमारे देश का भी एकीकरण किया गया आजादी के बाद, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी जर्मनी के बिस्मार्क से हम कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जर्मनी में जो बिस्मार्क ने किया वही काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उन्होंने इस देश को एक सशक्त राष्ट्र का रूप दिया, राष्ट्र का एकीकरण किया। अच्छा, बिस्मार्क था कौन? तो जर्मनी के अनेक राज्यों में एक बहुत बड़ा राज्य था प्रशा, तो उसका ये चांसलर बना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है, ये मानता था कि एकीकरण की प्रक्रिया केवल भाषणों से, दार्शनिक विश्लेषणों से नहीं होगी। इसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम युद्ध करें। इसकी जो पॉलिसी रही है उसे कहते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसने एकीकरण जर्मनी के इस प्रश्न को एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया अपनी कूटनीति के द्वारा, और इसके प्रयासों का परिणाम ये रहा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो 1815 से 1815 में हम मान सकते हैं कि प्रक्रिया स्टार्ट हुई, और 1870 में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में तब्दील हुआ। तो ये हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा। एसएसटी क्लास 10th के लेवल तक के लिए सही है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। इस टॉपिक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको भेज दूंगा कल क्लास की टाइमिंग के समय, और ये सारा कुछ अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ओके, थैंक यू।